कहानी से पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, यानी बच्चे एक ही चीज़ से बोर ना हो जाएं, इसलिए जो मिठाई वाला था वो बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। मिठाई वाला महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे, यानी उत्साह और उमंग बना रहे, और उसे पैसों का कोई लालच भी नहीं था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। मिठाई वाले को पैसों का कोई लालच नहीं था, वो केवल अपने मन की संतुष्टि यानी अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला मादक मधुर, मादक मतलब नशीला, मधुर मीठा, मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में यानी उसके दिल में बच्चों के लिए स्नेह था। उसके दिल में बच्चों के लिए स्नेह यानी प्यार था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं, तर्क का मतलब होता है अपनी समझदारी से बात करना, कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहकों को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसे ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की मादक यानी नशीली, मधुर मतलब मीठी आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके प्यार भरे गले से फूटती हुई आवाज़ सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती थी। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह, गली और उसके अंदर छोटे छोटे बगीचों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का समूह मतलब बच्चों का झुंड अपनी जूते टोपी को उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? स्मरण मतलब रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की याद क्यों आ गई? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से मतलब आवाज़ से खिलौने वाले का स्मरण हो गया। रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ से खिलौने वाले की याद आ गई क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो गया कि खिलौने वाला भी इस प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला
भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर रोने लगा था। उसने इस छोटे व्यवसाय व्यवसाय यानी धंधा उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत बच्चों यानी मरे हुए बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। मिठाई वाले ने रोहिणी को बताया कि उसे बच्चों के साथ रहकर संतोष यानी शांति, धैर्य, तसल्ली व असीम सुख, बेहद सुख की प्राप्ति होती है। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि पहली बार उसके लिए किसी ने इतनी आत्मीयता मतलब मानवता दिखाई है और उसके दुख को समझने का प्रयास किया है और उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की है। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक मतलब पर्दा। इस कहानी में रोहिणी पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी यानी पुराने विचार के लोग और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की आज़ादी को ख़त्म करती है बल्कि ये स्त्रियों को उनके जीवन में आगे बढ़ने से भी रोकती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। साथ ही इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो हमारे देश की छवि को दुनिया के सामने धुंधली करती हैं। कहानी से आगे, इसमें पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाले का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। मिठाई वाले का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा ऐसा हम सोच रहे हैं और अब इस आधार पर हम कहानी बनाएंगे। अब बात करते हैं कहानी की। एक गांव में एक मिठाई की दुकान थी। वह मिठाइयाँ बहुत महंगी बेचता था और किसी पर दया नहीं करता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे थे। वह किसी ज़रूरतमंद को भी कम रेट में मिठाइयाँ नहीं देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह कहता था, पहले पैसे लेकर आओ फिर मिठाई दूंगा। इस तरह उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसकी पत्नी और बेटे तीनों बहुत बीमार हो गए। जितना पैसा मिठाई वाले ने कमाया था सारा उनके इलाज में चला गया, पर वह अपनी पत्नी और बेटे को ना बचा पाया। अब उसको बहुत पछतावा हुआ कि उसने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया और वह इतने वर्षों के बाद भी इस हादसे को भूल नहीं पाया। उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम में बदल दिया और वह अनाथ बच्चों को पालने लगा। अनाथ बच्चों को पालने में उसको बहुत खुशी प्राप्त होने लगी। इन बच्चों में वह अपने बेटे की खुशी ढूंढता था। इन बच्चों को खुश देखकर उसको असीम संतोष की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे, मिठाइयाँ, फ्रूट चाट, जलेबियाँ, समोसे, गन्ने का जूस, झूले, जादूगर का खेल,
रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने, जुदाई, तमाशे आदि सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं मतलब अपनी ओर खींचती हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है, जैसे मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ होता है, झूले बनाने में श्रमिक यानी मजदूरों और कारीगरों का और उसके परिवार का हाथ होता है। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पसीना, पैसे कमाने की इच्छा, थकान, कारीगरी छुपी होती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। मिठाई वाले की कहानी हमें पिता के प्रेम के बारे में बताती है। इस मिजाज की इस तरह की और कहानियाँ हैं जैसे कि बेस्ट पापा और अच्छी सीख। अनुमान और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए। हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे सर्दियों में मूंगफली वाला आता है और गर्मियों में आइसक्रीम वाला, कुल्फ़ी वाला, बर्फ़ के गोले वाला, गन्ने के रस वाला आता है। हर मौसम में जैसे चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, कपड़े बेचने वाला, चादरें, लेडीज सूट बेचने वाला आदि आते हैं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे ये मालूम हुआ कि यह लोग पूंजी के अभाव में पैसों की कमी के कारण घूम घूम कर कम दामों पर अपनी चीज़ें बेचते हैं और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती मतलब अगर इनके पास पैसे होते तो यह भी बड़े दुकानदार होते। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसे बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। पहले ज़माने में औरतें बाज़ार जाकर सामान नहीं खरीदती थी और हर जगह सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी। पहले के ज़माने में औरतें बाज़ार जाकर सामान नहीं खरीदती थी और हर सामान हर जगह पर नहीं मिलता था, इसलिए प्रत्येक वस्तु फेरी वाला ही बेचने आया करता था। इसलिए हर वस्तु फेरी वाला बेचने आता था। वह मधुर स्वर में, वह मीठी आवाज़ में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। लोग ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं और वे ज़्यादातर दुकानों से ही सामान खरीदते हैं या लोग सामान ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। लोगों की रुचि, लोगों की इच्छा फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है क्योंकि फेरी वाले के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होता है और उसका सामान अच्छी किस्म का भी नहीं होता। वक्त के साथ फेरी वालों के स्वर कम हुए हैं। स्वर यानी आवाज़। वक्त के साथ फेरी वालों की आवाज़ कम हुई है क्योंकि अब लोग दुकानों पर जाकर सामान खरीदते हैं और दुकानों में उन्हें ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और फेरी वाले के पास सीमित विकल्प होते हैं। आजकल लोग दुकानों पर जाकर सामान खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको कई तरीके की सामान मिल जाते हैं, जबकि फेरी वाला जो होता है उसके पास गिने चुने तरह के सामान ही होते हैं। कोरोना महामारी के कारण भी अब लोग सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि के वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण आदि में से क्या है? वाला से पहले आने वाले शब्द जैसे मिठाई शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। खे ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। मिठाई वाला शब्द विश्लेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विश्लेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो।
उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में एक ठो लाइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस भाषा की बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। झारखंड की हिंदी, बंगला तथा असमी भाषा में ठो का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? लगता है वह भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, मुरली किस भाव बेचते हो? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए।